Hello and welcome to the special session of Indian Constitution and Polity. मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग आज I welcome you here in this special session and I will do this in that manner you will enjoy the class like anything. Okay? आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ में आया? हमारे भारत के संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में पहले नंबर कुछ और था, अब नंबर कुछ और है। आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब 11 नहीं थी। कितनी थी? 8, 9, 10 कितनी थी पहले फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान लागू हुआ? 8 बोलने वाले बहुत गलत जवाब। 7, 8, 9, 10 ऑप्शन 7 तो उससे भी गलत जवाब। 8 या 9 बहुत गलत जवाब। 10 तो उससे भी गलत जवाब। आंसर 0। फंडामेंटल ड्यूटीज तो थी ही नहीं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के समय में सरकार ने माना कि फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ी गलती नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था उस समय कि फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को डाला ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ में आया? और इस गलती को सुधारा गया। कैसे सुधारा जाए उसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट सामने दी। ठीक है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, सभी एडॉप्ट नहीं की गई। ये भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि टैक्स जमा कराने की भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करना भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो पूरी ना करो उसके लिए सजा होनी चाहिए और उसके लिए पार्लियामेंट में लॉ बनाना चाहिए। मगर ये सब बातें जो है इग्नोर की गई, इनको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाया गया। हाँ, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह जी ने कहा वो हमने बनानी थी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई वो कब बनी? 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 में चैप्टर ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज का। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई? बोलो। 7, 8, 9, 10 10 इज द राइट आंसर। पहले थी ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चैप्टर कब ऐड हुआ? 42nd अमेंडमेंट 1976, also known as mini constitution. Who was the prime minister? ठीक है, इंदिरा गांधी was the prime minister. ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो I would like to share my screen with you people so that I can explain you the things in a better way. Here comes my screen in front of you. Okay, ये लीजिए, ये देखिए जी, समझिए मेन कौन से 15-16 क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बार में झटके में लिखवा दूंगा फॉर प्री, फिर उसके बाद हम गहराई में जाएंगे एनालिसिस। ठीक है, पहले एक बार ऊपर से 15-16 मेन क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है जी, वो 5 मिनट का काम है। ठीक है, समझो। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जब संविधान लागू हुआ तब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 0। फिर कब ऐड हुई फंडामेंटल ड्यूटीज? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन सा ईयर था? 1976। और कौन था इसमें प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। और इस अमेंडमेंट को और क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। 6वीं, किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर यह काम हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर? और फिर उसके बाद कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? 10।
आज की डेट में कितनी फंडा ड्यूटीज है? 11। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई? 11th फंडा ड्यूटी कब ऐड हुई? ये 9th क्वेश्चन आते हैं यहाँ 2002 में। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई थी 11वीं फंडा ड्यूटी। और ये फंडा ड्यूटी 11वीं फंडा ड्यूटी है क्या? हर 6 से 14 हर 6 से 14 साल के उम्र के चाइल्ड के फादर या फिर गार्डियन एज द केस में भी को एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होगी अपने बच्चे को या अपने वार्ड को। एज द केस में गार्डियन कराएगा वार्ड को, चाइल्ड फादर कराएगा अपने सन को या डॉक्टर को। समझ में आया? यहां फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोलना गलत हो जाएगा, वो राइट है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी में जब आई थी, यानी जो 86th अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें दरअसल 3 चेंज आए थे। फ्री एंड कंपल्सरी वाला पॉइंट क्या था? एक न्यू फंडामेंटल राइट पैदा हुआ था। सिमरन ध्यान दे रहे हो? हाँ जी, बताओ कौन सा राइट? आर्टिकल 21 कैपिटल ए, उसमें है इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 to get free and compulsory education। 21A नया फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था 2002 में, और उसने फंडामेंटल राइट बनाया था हर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे के लिए। क्लियर? साथ ही एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई थी और उसका नंबर है 51 बड़ा ए छोटा के। 51 क्लॉज ए सब क्लॉज के। समझ में आया? ओके फाइन, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ठीक है जी। फिर 11 पॉइंट दोबारा बताना है। फिर इसका 3 काइंड ऑफ तीसरा कौन सा? हाँ, तीसरा क्या था? तीसरा काम क्या हुआ था? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 45, जिसमें लिखा था कि अप टू 14 इयर्स ऑफ एज के चाइल्ड, अप टू 14 साल के एज के चाइल्ड को स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। मगर इसको चेंज करके अप टू 14 को चेंज करके क्या कर दिया? अप टू 6। समझ में आ गया? तो 3 चेंज जो 2002 में हुए थे वो क्या क्या हुए थे? एक न्यू फंडामेंटल राइट आया, एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी आई, और एक चेंज आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जो नया फंडामेंटल राइट आया वो आया 21A, जो नई फंड ड्यूटी आई वो 51 बड़ा ए छोटा के, और चेंज क्या आया 45 में डीपीएस। क्लियर है? कहीं में बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? क्लियर है? मैं सारा रिपीट कर सकता हूं अगर किसी को फास्ट लग रहा है। 1 मिनट लगाऊंगा मैं। पहले कितनी फंडामेंटल, पहले कितनी फंड ड्यूटीज होती थी? 0। समझ में आया? और फिर कितनी होगी फंड ड्यूटीज? 42nd में ऐड हुई थी 1976 में। क्या चक्कर है ये? हो गया ना? फिर 1976 में ऐड हुआ था। है ना? सर वो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, स्क्रीन को वाले पे जैसे फर्स्ट पे है ना, वो नहीं इन गया वहां पे नाम उसका सेकंड या थर्ड पे कर दीजिए।
तो टाइम वाला टाइम वाला अब करो बिल्कुल। तो सर उसका ऑप्शन दूसरा कर दो ना। चलो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था। 1976 में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुई थी। टोटल 10 फंड ड्यूटीज ऐड हुई थी। अब है 11, जो 11th ऐड हुई वो 2002 में हुई। 86th अमेंडमेंट में हुई, 2002 में हुई। क्या है ये? 51 बड़ा ए छोटा ए, समझ? 51 क्लॉज है, सब क्लॉज के। क्लॉज है नहीं बोलेंगे, कैपिटल है ना, तो 51 है क्लॉज के बोलेंगे। अगर छोटा ए होता तो बोलते 51 क्लॉज है, तो इसको 51 ए क्लॉज के बोलेंगे, ठीक है जी। फिर हर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को उसके पेरेंट या चाइल्ड देंगे एजुकेशनल फैसिलिटीज। इज माय पॉइंट क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट। सेकंड नंबर पे सर ये ऊपर वाला। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया? अब हम और आगे चलते हैं। ये लो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, क्या वो लीगली एनफोर्सिएबल है? क्या वो जस्टिसिएबल है? ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल होती है, यानी कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट होती है। इसका क्या मतलब है? नो लीगल सैंक्शन, यानी कोई सजा नहीं मिलेगी अगर कोई फर्ज ड्यूटी को पूरा नहीं करता है। क्लियर? तो क्या मिलेगा फिर? सिर्फ क्या है? मॉरल सैंक्शन। मॉरल सैंक्शन, मगर ये वाली जो बात है जो मैंने अभी कही है, नो लीगल सैंक्शन ओनली मॉरल सैंक्शंस, क्या ये 100% ये 100% एब्सोल्यूट रूल है? नहीं, ये 100% एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर तो कोई लॉ बनाया जा चुका है किसी फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करवाने के लिए, जिस लॉ ने कोई सैंक्शन यानी कि कोई सजा भी प्रोवाइड करती है उस चीज के लिए कि आप ड्यूटी पूरी नहीं करोगे ये सजा मिलेगी, तो हाँ सजा मिलेगी। जैसे कि प्रमोट ब्रदरहुड की मॉरल ड्यूटी है कि फंडामेंटल ड्यूटी है भाईचारा बढ़ाओ, लेकिन प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, दंगे भड़काना एक अपराध है। रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी लिखा है, ठीक है। आईपीसी में इसको लेकर जो है प्रोविजंस है, तो सजा मिलती है कि नहीं मिलती? और दूसरा, बिना किसी लॉ की फोर्स के भी क्या किसी पर एक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर लिया जा सकता है? देखते हैं अगर लिया जाता है कौन बताएगा। क्या मैंने बताया? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट जस्टिसेबल, सभी बुक्स में ये लिखा है। और अगर कोई लॉ बना दिया किसी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने के लिए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट की रक्षा करना जो है, वो एनवायरमेंट की रक्षा करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, पर आप नहीं करते हो तो लॉ बन चुके हैं, सजा मिलेगी। जिसके लिए लॉ नहीं भी बना है फिर भी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन करने पर किस सिचुएशन में सजा मिलती है विदाउट लॉ? बताओ। डैमेज होएगा तो, अगर हम डैमेज करते हैं तो मिलेगी सर। लॉ बना हुआ है ना। मैं बताता हूं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो हाई ऑफिसेज हैं पब्लिक, और जैसे कोई डीसी है मान लो, वो अगर कुछ ऐसा करता है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है तो उसकी प्रमोशन रोक देते हैं और उसका इंक्रीमेंट रोक देते हैं। समझ में आया? बिकॉज ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स they are expected to follow, cherish and highly maintain the
फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको फंड ड्यूटीज परफॉर्म करना, उनको इसको ओबे करना ज्यादा जरूरी होता है और मैंडेटरी होता है। आम नागरिक जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वहां पर मॉरल सैंक्शंस हैं, लीगल सैंक्शंस नहीं है फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें आइडिया किस कंट्री के संविधान से आया फंडामेंटल ड्यूटीज का? हमें जो इसका आइडिया आया था वो आया था यूएसएसआर से। दुनिया के बड़े बड़े संविधानों में भी जिक्र नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का, क्लियर? लेकिन कई कंट्रीज में है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर बहुत क्लियरली लेड डाउन है द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जब कोई सजा ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए तो इसकी रेलेवेंस क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस चैप्टर? पहली बात, भारत के संविधान की इंटरप्रिटेशन में एक अहम भूमिका है इस चैप्टर की। एक लॉ की वैलिडिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जब सवाल उठता है तो भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ देखते हैं। if something is in line with fundamental duties, then it is construed to be constitutionally valid. Is my point clear? समझ में आ गया? और आगे चलते हैं। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाता चलूं। सर दोबारा बताना। देखिए, मान लो कोई एक लॉ है, कोई लॉ पास कर दिया या कोई रूल बना दिया या बाई लॉ या कोई ऑर्डर पास कर दिया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए है और उसको कोई चैलेंज करता है। समझ में आया? अभी मैं जैसे एग्जांपल्स दूंगा आपको, जैसे एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का केस है। 33% रिजर्वेशन इन एम्स दिया जाना, क्या एम्स अथॉरिटी का लीगली एक्शन सही वो था, लीगली था या नहीं था? इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पैदा करना है आगे, और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट ब्रिटिश में दिया हुआ है, तो इसलिए वो ठीक नहीं होगा। तो किसी ऑर्डर, बाई लॉ, लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करते हुए हम फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ देखते हैं। समझ में आया? कई और जजमेंट्स है, एमसी मेहता केस, उसमें भी पॉल्यूशन के खिलाफ बात हुई। There are many other cases जो कि मैं आज आपको करवाऊंगा, जहां पर ये बातें हम डिस्कस करेंगे। रेलेवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज मूव हैंड इन हैंड। There had always been a clash between the liberty of a citizen and the liberty of the civil society. In order to maintain a balance, in order to come to a stage of balance between the two, we need to inculcate fundamental duties, because this is nothing else. Fundamental rights and fundamental duties, these are not two different things, but they are the two sides of the same coin. When it is your right to have liberty, it is your duty to respect the liberty of others as well. So rights and duties always move hand in hand. So here are a few more important things about fundamental duties. Okay, fundamental duties, we always say that they are correlative, they are inseparable. But even then, it's a big thing that the original constitution did not contain the fundamental duties. They had fundamental rights but did not have fundamental duties. Okay, framers of the constitution को जरूरत ही नहीं महसूस हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करने की, लेकिन इनको बाद में इनकॉर्पोरेट कब किया? 1976 में, और 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। क्लियर? और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर हमने ये काम किया। बड़े बड़े देशों के बड़े और कामयाब संविधान में भी ये कमी रही है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किसी में भी जिक्र नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का, मगर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है? Perhaps the only democratic constitution in India which contains a list of fundamental duties. लेकिन और भी कई कंट्रीज के नाम आगे बताऊंगा जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। सोशलिस्ट कंट्रीज जितनी भी हैं, on contrary, all these socialist countries, they gave importance to this concept of fundamental
ड्यूटीज की ऑब्लिगेशंस की बात भी बताई जाए। खास करके इंदिरा गांधी ने उस समय 1975 में जब उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी, जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन खड़ा किया हुआ था, तब महसूस हुआ लोगों को भी उनकी ड्यूटीज याद दिलाई जाए, किस तरह से वायलेंस करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन में भी कहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात उठ रही है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस कमेटी का गठन किया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का, जिसने रिकमेंड किया था फंड ड्यूटीज पर उनकी बताई सभी फंड ड्यूटीज को हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। ठीक है, ये पीरियड था नेशनल इमरजेंसी का ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 टू 1977। ठीक है जी, और उन्होंने कहा था हर सिटीजन, याद रहे, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ citizens and non-citizens, but fundamental duties are duties only of citizens, legally enforceable for those citizens who are in public service। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? और आगे चलते हैं। should become conscious in relation to enjoyment, जहां राइट्स को आप एंजॉय कर रहे हैं तो वहां पर आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी अपनी ड्यूटीज भी, ये सबको दिमाग में रखना होगा। ओके, और आगे चलते हैं। एक नया पार्ट जो ऐड किया 4A, और जो नया आर्टिकल, जो एक नया आर्टिकल आया वो कौन सा था? 51 कैपिटल ए। कैपिटल ए है इसलिए इसको 51A बोलेंगे, 51 क्लॉज ए नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल अल्फाबेट ए। इफ इट हैड बीन 51 स्मॉल ए, फिर हम इसको पढ़ते 51 क्लॉज ए, और इट वुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल 51। कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट का फर्क समझ में आ गया? अगर 51 स्मॉल ए होता तो ये 51A को आर्टिकल 51 का पार्ट समझा जाता, बिकॉज वी हैव यूज्ड कैपिटल आर्टिकल 51A, तो इसको 51A बोलेंगे, और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51, दिस इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट, अ न्यू आर्टिकल सेपरेट फ्रॉम आर्टिकल 51। अगर आ जाए अब एक और आर्टिकल 51A बी कैपिटल, तो क्या ये 51A का पार्ट होगा? नहीं, ये सेपरेट आर्टिकल होगा। लेकिन अगर एक नया आर्टिकल बनाते हैं 51 कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये क्या होगा? पार्ट ऑफ आर्टिकल 51A। समझ में आ गया? हमारे भारत के संविधान में अब 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनली सिर्फ 300 एंड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। 396 नंबर आर्टिकल कोई नहीं है, 397 नंबर आर्टिकल कोई नहीं है। आज 450 के आसपास आर्टिकल है, 450 के आसपास, पर 395 के बाद भी नंबर क्रिएट नहीं किया गया। तो नए आर्टिकल्स जो बनाए गए वो कैसे बनाए गए? वो बनाए कैसे गए? कैपिटल अल्फाबेट्स। जैसे आर्टिकल 21 के बाद पैदा कर दिया 21 कैपिटल ए, नया आर्टिकल, नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो 21 के बाद ही क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट कहती आई है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन should be treated as implied in article 21. When the time came to make it explicit, then of course it should have been placed attached with article 21. Therefore we gave the number 21 capital A. Is my point clear? They had to be adjacent, okay? They had to be consecutive in nature, okay? Next, और आगे चलते हैं। कितनी फुल ड्यूटीज ऐड हुई? 10। अब कितनी है? 11, ओके? डिक्लेयर्ड, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया जो ये फुल ड्यूटीज आपने ऐड नहीं की थी, ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है जिसको भी ठीक करना चाहिए, ओके? और कितनी फुल ड्यूटीज का आइडिया दिया स्वर्ण सिंह जी ने? सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 फंड ड्यूटी ऐड करने को कहा था, मगर ये 3 फंड ड्यूटीज हमने उनकी ऐड नहीं की थी। ये कौन कौन सी है? पहला, पार्लियामेंट लॉ बना के पेनल्टी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करे फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जो ड्यूटी पूरी नहीं करे सजा मिलेगी, हमने इसको इग्नोर किया। क्लियर? दूसरी बात, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी, जो ऐसा लॉ बनाएगी सरकार, it cannot be questioned in any court of law, not subject to judicial review। ये तो काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है ना फिर। ठीक है,
shall be called in question any court on the ground of infringement of any fundamental rights. यानी no judicial review of a law which is against fundamental duty. इससे तो सरकार अथॉरिटेरियन बन जाती है अगर ये fundamental duty डाल देते कि एक ऐसा लॉ बनाया giving punishment for non-compliance of fundamental duties and that law cannot be challenged in any court of law. उसके अंदर दी गई punishment cannot be challenged चाहे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ही क्यों ना हो रहा हो यानी फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन फंडामेंटल राइट्स तो इसको भी दरकिनार किया इसको भी दरकिनार किया ओके और दूसरा टैक्स पे करने की ड्यूटी भी होनी चाहिए एवरी सिटीजन शुड पे टैक्स ये भी इग्नोर की इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी और भी कुछ बातें हैं ठीक है जैसे कि अभी मैंने बताया था कि फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करनी चाहिए बात उठी थी कि इसको भी फंड ड्यूटी बनाया जाए ऑफ कोर्स नॉट सजेस्टेड बाय स्वर्णसिंह कमेटी लेकिन ये भी फंड ड्यूटी नहीं है क्लियर और तो है क्या हमारी फंड ड्यूटीज पहला संविधान नेशनल फ्लैग और आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको रिस्पेक्ट करना ठीक है जी ओके अबाइड बाय देम दूसरा जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं उनको चेरिश करो उनको फॉलो करो सॉवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी को ना सिर्फ अपहोल्ड करो बल्कि प्रोटेक्ट भी करो देन कंट्री को डिफेंड करो और जब जरूरत आन पड़े नेशनल सर्विस की तो रेंडर करो अपनी नेशनल ड्यूटी अपनी सर्विसेज सरकार देश के लिए भाईचारे को प्रमोट करो कॉमन ब्रदरहुड को और हार्मनी को मिलकर रहे सभी ठीक है और रिलीजियस धर्म के नाम पर भाषा के नाम पर प्रांत के नाम पर ठीक है सेक्शन के नाम पर जो हमारी डाइवर्सिटीज हैं ठीक है इनको लेकर ना लड़े पीपल ऑफ इंडिया चाहे अलग अलग धर्म के लोग हैं मिलकर रहे ठीक है जी और जो बातें अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वुमेन है उसको छोड़ दें ठीक है जैसे सती प्रथा एंड ऑल नेक्स्ट हमारे देश की जो धरोहर है जो कल्चर है जो हेरिटेज है उसको वैल्यू करें और प्रिजर्व करें बचाएं और इंप्रूव करें नेचुरल एनवायरनमेंट को फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ को सभी लिविंग क्रीचर्स को यानी शिकार ना हो हैविंग कंपैशन देन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है रिसर्च इंक्वायरी ह्यूमनिज्म देन पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस ना करना देन striving towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor जब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे उन्होंने यही सबसे पहली बात कही थी अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी लगन दिखाएं मेहनत दिखाएं जो एंडियर्स ठीक है देन ये है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसका नंबर है 51 कैपिटल ए स्मॉल के 51 ए क्लॉज के हर पेरेंट और गार्डियन को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को देनी होगी फैसिलिटीज एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज कब ऐड हुई 86th अमेंडमेंट 2002 अब कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो करवाने जा रहा हूं ये देखो फीचर सबसे पहले ये ज्यादातर जो है ये मॉरल ड्यूटीज हैं जबकि कुछ इसमें से सिविल ड्यूटीज भी हैं कौन सी है मॉरल और कौन सी है सिविल ये देखो जहां पर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को चेरिश करने की बात है ये मॉरल परसेप्ट है जहां पर नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम की इज्जत करने की बात है वो हमारी कौन सी ड्यूटी है सिविक ड्यूटी तो आइडियल और सिविक ड्यूटी का फर्क समझ में आया दूसरे नंबर पे आते हैं नेक्स्ट they refer to such values which have been a part of the Indian tradition and all ठीक है तो
In other words, they essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life. जो ये बातें हैं, Indian tradition, mythology, religions, practices, भारत के लोगों का जिंदगी को जीने का जो तरीका है बस वही लिखा है वैसे जियो। इसकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि फॉर ड्यूटीज आर सुपरफ्लुअस, जरूरत ही नहीं थी लिखने की, बताइए। देन इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट, जहां सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ओनली ऑन सिटीजन्स, नॉट इम्पोज्ड ऑन नॉन सिटीजन्स। क्लियर है? एक तरह से पूरा चैप्टर आपका 2 बार हो रहा है, मैं सारे पॉइंट से बता चुका हूं, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो समझ लो रिवीजन भी कराओ, धीरे धीरे आराम से। पहले एक बार फास्ट करा दिया मैंने सारा, समझ लिया वर्ड उसको, सब समझ लिया। कुछ बच्चों को जरूर लगता है यार ये बड़ी जल्दी खत्म हो गया, जब अब जो गहराई में जा रहा है एक पॉइंट करा दो। क्लियर? और आगे चलते हैं। जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल। ठीक है जी, कोई डायरेक्टली आप कोर्ट से एनफोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन आप पब्लिक सर्वेंट है तो हो जाता है। ठीक है, देयर इज नो लीगल सैंक्शन, फिर है क्या? ओनली मॉरल सैंक्शन। हाँ, पार्लियामेंट लॉ बना के लेजिस्लेशन के द्वारा इंप्लीमेंट कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे फॉर से बड़ा इफेक्ट बना हुआ है, किन किन पॉइंट्स में हम क्रिटिसाइज करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि पार्ट 4 में दी हुई है। समझो, पहला, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, हर किसी को वोट डालनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए, ये भी तो ड्यूटीज है, बट नॉट रिटन इन आर्टिकल 51A। कमी है। ठीक है जी, कास्टिंग वोट, पेइंग द टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, जबकि इसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड भी की थी, जैसे कि टू पे द टैक्सेस, पर फिर भी इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। नतीजा आपके सामने है, बहुत हाई लेवल पर भारत में होती है टैक्स इवेजन। हर कोई कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन से जुड़ा रहता है। क्लियर? ओके, खास करके जब हम किसी होटल रेस्टोरेंट खाना जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन से कैश दे देंगे, क्या जरूरत है, बिल लग गया 18 का जीएसटी देना पड़ेगा। जहाँ पर 500 रुपये बिल बना है तो वहाँ पर 100 रुपये फालतू देने पड़ेंगे जीएसटी। समझ में आया? तो इस तरह की कोशिशें लोग अक्सर करते हैं कि टैक्स बचा लिया जाए। क्लियर? और आगे चलते हैं। उसमें कटोरी माप के नहीं बनाई ना? क्या जी? कटोरी का भी तो माप होना चाहिए ना, तुम्हें तोड़ के माप होना चाहिए, 100 ग्राम के 100। आप ये बात को समझाएं जरा। सर वो बोल रहे क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे क्वांटिटी होती है साहब, हाँ जी, उसका हिसाब भी होना चाहिए। हाँ जी, वो भी देता ही नहीं है, प्लेट कई जगह फुल प्लेट में दे देगा, कई जगह थोड़ी देगा। देखिए इस चीज को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग हियर, एंड हियर वी गो। ये देखिए, कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि वेग है, एम्बिगुअस है, जिनको समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। जैसे वर्ड यूज कर दिए नोबल आइडियल्स, कॉम्पोजिट कल्चर। वो कल्चर तो पता है, कॉम्पोजिट कल्चर तो अच्छा नहीं पता क्या मतलब है उसका। आइडियल्स ठीक, नोबल आइडियल्स कौन से हैं? फिर साइंटिफिक टेम्पर, क्या है साइंटिफिक टेम्पर, लोगों नहीं पता। तो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस इन चीजों की। समझ में आया? तो आम आदमी के लिए समझना ही मुश्किल है कि मेरी ड्यूटी बनती क्या है। ओके, और आगे चलते हैं। नॉन जस्टिसेबल बना देना, फंडामेंटल ड्यूटीज को नॉन जस्टिसेबल बना देना, इनको ऑर्नामेंटल बना देने के बराबर है। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन पर आई थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि पनिशमेंट होनी चाहिए फॉर नॉन परफॉर्मेंस, पर इसको इग्नोर किया। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, लोग कहते हैं ये सुपरफ्लुअस है। जिंदगी को जीने का तरीका भारतीय लोगों का जो है वो भारतीय लोगों को कहा जा रहा है भारतीय तरीके से जियो। हम तो जीते ही भारतीय तरीके से, यहाँ तो वैसे भी देश की इज्जत होती है। समझ में आया? सो this is because the duties included in the constitution as fundamental would be performed by the people even though they were not incorporated। नहीं भी लिखा होता तब भी भारतीय लोगों ने भारतीय तरीके से तो जीना था।
किस माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना था? हर माँ बाप पढ़ाते और नहीं भी लिखते तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को ना पढ़ाते? समझ में आया? शायद जरूरत नहीं थी फिर भी डाल दिया। इस पॉइंट पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और आगे चलते हैं हम। भारतीय तरीके से जीने का मतलब ये कि पढ़ाना आप बताएं, हमारे वेदों तक में लिखा है 25 साल की उम्र तक हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है, एक बच्चे को, और उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके माँ बाप जो कि अपनी 25 से 50 की उम्र के बीच में गृहस्थ आश्रम में होते हैं। और गृहस्थ आश्रम का मतलब ही होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग। सिस्टम बन गया। पहले 50 साल में बच्चों को ध्यान देना है हेल्थ और एजुकेशन पर। उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो उनसे पहले वाली पीढ़ी जो अपने 25 से 50 साल की उम्र में है, ठीक है, वो क्या करेगा? उनको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी। वो 51 के है। समझ में आया? ओके, चले आगे। हर के बारे में, ठीक है, जो हम जानवरों को प्रेम करें, क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा? हमारे शास्त्रों में भी लिखा है एनवायरनमेंट के बारे में, पौधों के बारे में। जल ही जीवन है। सर मैं ये पूछ रही हूँ, मे भी इसलिए बना दिया हो कि आजकल जैसे बाल मजदूरी है, इसलिए शायद ये फंडामेंटल ड्यूटी से इंटरेस्टेड कर दिया। बिल्कुल जी, जो बाल मजदूरी, बाल श्रम जिसे कहेंगे, चाइल्ड लेबर, ठीक है, वो कम हो, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके लिए 2002 में चेंज किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा, जो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसको जो पार्ट 4 के साथ जोड़ा गया, इसको पार्ट 3A क्यों नहीं बनाया? थ्योरी ये है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। ओके, मगर इंदिरा गांधी ने क्या किया? देखो, राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हैं पार्ट 3 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है पार्ट 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है पार्ट 4A में। क्लियर? तो कहा यह जाता है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो कोरिलेटेड है। समझ में आया? अगर कोरिलेटेड है राइट्स एंड ड्यूटीज तो पार्ट 3 के साथ जोड़ना चाहिए था, ना कि पार्ट 4 के साथ। पार्ट 4 ड्यूटीज ऑफ स्टेट है, तो साथ ही जोड़ दिया ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ये तो गलत बात है। पार्ट 3 के साथ जोड़ते कि ये है लोगों के राइट्स और ये है लोगों की ड्यूटीज, और नंबर देते पार्ट 3A। समझ में आया? ऐसा होना चाहिए था। हैज रिड्यूस्ड, इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम हो गई। दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 so as to keep them at par with fundamental rights। समझ में आया मेरा पॉइंट? आर्टिकल नंबर भी देते हो 35A नंबर देना चाहिए था इनको, और नंबर क्या दे दिया? आर्टिकल 51A, 51A। समझ में आया? क्योंकि 12 से 35 है, 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स, और 36 से लेकर 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 51 कैपिटल A है क्या? चले आगे। नेक्स्ट, अब आप क्या आगे आ रहा है? सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्रिटिक्स हैं, प्रोज कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। अब फायदे बताऊंगा क्या फायदे हैं इस चैप्टर के। सबसे मेन फायदा ये रिमाइंडर है सिटीजन्स को, ठीक है, कि जब वो एंजॉय कर रहे हैं अपने राइट्स तो उनको कॉन्शियस रहना होगा कि क्या उनकी व्हाट ड्यूटीज दे ओ टू दिस कंट्री, ओके, सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन्स, बाकी नागरिकों के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। ओके, फिर ये एक वार्निंग भी है कि कुछ भी ऐसा ना करो जो एंटी नेशनल हो, एंटी सोशल हो, जैसे कि बर्निंग द नेशनल फ्लैग। याद रहे, यूएसए वो देश है जहां नेशनल फ्लैग की बर्निंग इज नॉट अ क्राइम। इंडिया में बर्निंग द नेशनल फ्लैग इज अ क्राइम। डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ, बहुत नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया।
नेक्स्ट, फिर ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं नागरिकों को, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उनमें डिसिप्लिन और कमिटमेंट इनकलकेट करने का। ठीक है, मात्र स्पेक्टेटर्स ना बने रहे, इज्जत करें किस चीज की, नेशनल गोल्स की, उनकी रियलाइजेशन में हेल्प करें। देन अब बात है लीगल पॉइंट। जब कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ डिसाइड करनी है, डिटरमिन करनी है, तब फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ देखा जाता है। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ भी देखा जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को डिटरमिन करते हुए अगर कोर्ट को ये मिलता है कि वो जो क्वेश्चन, जो बात हो रही है इस लॉ के बारे में, वो किसी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में सहायक है, तो वो लॉ वैलिड है। इट मेक्स सच लॉ टू बी रीजनेबल, इसका वो ऑर्डर सही है, समझ में आया। फिर चाहे, ठीक है, इट मे कंसीडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 और 19 एंड thus save such law from unconstitutionality। अगर इसके एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। फिर लॉ चाहे तो पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के द्वारा पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्लियामेंट लॉ बनाना, ठीक है जी। और उस समय जब फंडामेंटल ऐड की गई, हमारे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे HR गोखले, उन्होंने क्या कारण बताया क्यों ऐड करनी जरूरी है ये, ठीक है। आफ्टर 26 years ऑफ इनॉग्रेशन, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके 26 साल के बाद 1976 में ऐड हुआ ये चैप्टर। क्या जरूरत पड़ गई? इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, particularly on the eve of emergency, a section of people showed no anxiety to fulfill their fundamental obligations of respecting this culture of legal process। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जो मूवमेंट शुरू की, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब लोगों ने, उन्होंने दिखाया अपने कुछ एक्शंस के द्वारा कि लीगल ऑर्डर के को बनाए रखने, लीगल ऑर्डर को बनाए रखने की ड्यूटी जो सिटीजंस की है उसकी अनदेखी हुई है। लोगों को याद रहना जरूरी है। The provisions of chapter 4 duties would have a sobering effect on these restless spirits। एंटी-नेशनल सबवर्सिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस को दबाने के लिए लोगों में भावना पैदा करनी जरूरी है। हमारी भी ड्यूटीज देश के प्रति बनती है, ठीक है जी। इंदिरा गांधी ने भी इसको जस्टिफाई किया। उन्होंने क्या कहा? The moral value of fundamental duties would be not to smoother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties। ओके, ये वाक्य आप खुद पढ़िएगा, ये बातें किताब भी आ गई। हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार टूट गई और दूसरी पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस आए थे उनको नलिफाई कर दिया, ओवररूल कर दिया। लोकसभा विधानसभा के पीरियड को परमानेंटली 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, ओवररूल। Many other changes brought in by Indira Gandhi during emergency were overruled by the next government, Morarji Desai government, जनता पार्टी गवर्नमेंट, मगर इसका ओवररूल नहीं किया। यानी कि एक कॉन्सेंसस अचीव हो गया था। उसके बाद लोगों ने कहा था इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो किया, कैसा भी किया, कुछ भी हो, पर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो इनकॉर्पोरेट किया गया वो सही है। This shows that there was an eventual consensus, ना 43rd के द्वारा ना 44th के द्वारा इसको ओवररूल किया गया। ओके, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। और भी ये बात क्लियर कैसे हो गई? बाद में जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई उससे और क्लियर हो गया कि हमारे राजनेता इसके पक्ष में है कि सही काम हुआ। क्लियर? तो वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस क्या है? ठीक है, क्या क्या लीगली क्या हो सकता है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्मा कमेटी
on fund duties of citizens, identified the existence of legal provisions for the implementation of some of the fund duties. कुछ फंड ड्यूटीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो लीगल प्रोविजंस हम लोगों ने बना रखे हैं उसकी रिपोर्ट बनाई वर्मा कमेटी। एग्जाम्पल सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। क्लियर? नेशनल एंथम जब चल रहा हो तब किसको डिस्टर्ब करना, कोई और लाउड म्यूजिक प्ले करना। फिर चौकसे केस जो था, जो मैंने आपको कराया था कि मूवी हॉल्स में भी, ठीक है, आपका खड़ा होना जरूरी है, यू नीड नॉट सिंग द नेशनल। क्लियर? और आगे चलते हैं। कई क्रिमिनल लॉज बन चुके हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं, जैसे कि एनकरेजिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल on grounds of language race। एक तरह के लोगों में दूसरे तरह के लोगों के प्रति नफरत पैदा करना कानून अपराध है। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और आईपीसी में इसके लिए प्रोविजंस हैं। समझ में आया? इवन की इलेक्शन के टाइम में जो वोट मांगने जाते हैं, आप किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में कोई भाषण नहीं दे सकते जिसमें आप वोट मांगे। ओके, धर्म के नाम पर वोट मांगना आरपीए 1951 का उल्लंघन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर है? जो इलेक्शंस के लॉज हैं वो क्या है? आरपीए। ओके, नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो बाद में बना अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, और फिर बन गया एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसने बताया अनटचेबिलिटी के लिए क्या पनिशमेंट होगी। और दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ आप कुछ करते हैं वो भी ऑफेंस है। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, यूएपीए नाम सुना होगा आपने, यूए नाम सुना होगा, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, जैसे कि सिमी को बैन किया गया। ठीक है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में जैसा नाम था। ठीक है जी, ओके। तो अगर कोई एक आप एसोसिएशन बनाते हैं जो कि हार्मनी खराब कर रही है तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर आरपीए, जब मैं बता गया था, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर वो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में अपने आप को इंडल्ज करता है, जैसे कि वोट मांगना इन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, या फिर प्रोमोटिंग एनमिटी इन पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन इस प्लेस ऑफ। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, ठीक है, देन फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है। क्लियर? ओके। Why is the protection or the conservation in a bracket? जैसे बहुत बार बीच में prevention भी लिखते हैं। देखिए, कोई जैसे एससी एंड एसटी एक्ट है, लेकिन एससी एंड एसटी के बाद फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। समझ में आया? वो समझाने के लिए है। एससी एंड एसटी उनको रिजर्वेशन देने के लिए नहीं है, एससी एंड एसटी उनको नौकरियों के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए कमीशन देने के लिए नहीं, वो सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के लिए। ऐसे कई और लॉज हैं जिस वजह से कि वाइल्ड लाइफ एक्ट है, पर वाइल्ड लाइफ के किस सेगमेंट को ये कंट्रोल करता है, किस सेगमेंट के बारे में प्रोटेक्शन करता है, इसे ये नाम दिया। टाइटल क्या है? वाइल्ड लाइफ एक्ट। ब्रैकेट क्यों लगाया? ज्यादातर लॉज का सेक्शन 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसेसमेंट। उसमें लिखा होता है टाइटल क्या है। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को देखेंगे तो आपको टाइटल मिलेगा, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इन शॉर्ट। लेकिन वैसे पूरा नाम क्या है इसका? समझ में आया? तो व्हाटसोएवर इज आउटसाइड द ब्रैकेट्स इज द टाइटल। ओके, तो टाइटल ये है, excluding that which is within the brackets। क्लियर? और आगे चलते हैं। पहले यहां तक पूछिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है स्टूडेंट तो मुझसे भी पूछ सकता है।
कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो मुझसे आप पूछिए। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, अब कुछ केस लॉस पर ध्यान दें हम। ठीक है जी, मेन पॉइंट्स हो चुके हैं, फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाले पॉइंट्स थोड़े से रहते हैं वो और कराते हैं। ठीक है जी, here we go. I hope ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? यस सर। ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेट ड्यूटीज हैं। पहले 10 थी, अब ये 11 है। 10 अर्लियर, नाउ 11। कुछ नए पॉइंट आएंगे वो बता दूंगा, बस आपको मेरी जजमेंट देगा मैंने इसमें। ये नोट्स आपको देने हैं मैंने, इसलिए एक बार उसको ऊपर से नीचे सारा दिखा दूंगा। ठीक है जी, rights and duties always go hand in hand. Okay, these are two sides of the same coin. ये सब बता चुका हूं मैं आपको, सिर्फ जजमेंट्स हैं जो नहीं बताइए। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बार इंटॉलरेंस वर्ड की बात आती है, इंटॉलरेंस। ठीक है, हाँ, हिंदू मुस्लिम के अंदर खास करके, जैसे हिंदू एरिया में किसी मुस्लिम ने मटन रखा हुआ था अपने फ्रिज में, बात फैल गई ये गौ मांस है, काउ मीट, बीफ। ठीक है, और उसको पीट पीट के मार दिया। तो ये क्या है? राइजिंग इंटॉलरेंस। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ये सब कंट्रीब्यूशन के खिलाफ है। ये देखिए केसेस के नाम, मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ, उसमें कहा गया statutes made according to further duties are constitutionally valid. Okay, because further duties का सबसे बड़ा फायदा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प मिलती है। दूसरा, रेलेवेंस, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल सिटीजन, इन दोनों के क्लेम्स के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? हर बंदा सोचता है मेरी आजादी, और एक लोगों की आजादी का तो सोचना है, तो उसके बीच का बैलेंस कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। और आगे चलते हैं, इसलिए जजमेंट कर दिया था। फिर एक और जजमेंट देखिए, केस का नाम है चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर एंड अनदर। इसमें ये क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट ऑल द राइट्स ऑफ सिटीजंस विदाउट असाइनिंग सर्टेन ड्यूटीज। ओके, और काफी पुराना केस है सर, पुरानी है, अभी और जगह दूंगा मैं। ये स्टेट ऑफ मैसूर बाद में नाम कर्नाटक हो गया था। सोर्स ऑफ फंडर ड्यूटीज ये कहां से आया? यूएसएसआर। क्लियर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको क्या किया था? सजेस्ट किया था। और दिस कमिटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो कहा था, उन्होंने 8 पॉइंट्स बोले थे फंडर ड्यूटीज के बारे में। वो ये पॉइंट्स थे 8। इसमें एक तो था पे टैक्सेस, जो हमने इग्नोर करते हैं, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और टू प्रमोट कॉमन गुड ऑफ पीपल एंड कोऑपरेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीएस। ठीक है जी, नेक्स्ट और आगे चलिए। सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो बता चुका मैं आपको कौन सी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट, सब हो चुका है। अब दुनिया में और कहां-कहां पर है?
आर्टिकल 43 से 45 ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर आर्टिकल 194 ऑफ नीदरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है, पर हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से। रशिया जो कि पहला नाम क्या था उसका? यूएसएसआर। ओके, और इवन की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भी जिक्र हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज का। यस, So the committee recommended 8, but 2 were rejected, but there were 10. So बाकी कौन से हैं? there are many other people ना who just said it is only advising ना। तो ड्राफ्ट किया वो एक टीम ऑफ सिविल सर्वेंट्स थी, उन्होंने किया। क्लियर? और ये मोर और लेस मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, कोई लीगल रिवॉर्ड नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नई चीज, 6 पॉजिटिव ड्यूटीज हैं, 5 नेगेटिव ड्यूटीज हैं। पॉजिटिव ड्यूटीज कुछ करने को कहा जा रहा है, नेगेटिव ड्यूटीज कुछ करने से रोका जा रहा है। नो लीगल एनफोर्सेबिलिटी फॉर इट्स ब्रीच। ओके, लेकिन जहां पब्लिक ऑफिसेस के जो होल्डर्स हैं उनके खिलाफ ये क्या है? एनफोर्सेबल है। कैसे? बाय वे ऑफ डिपार्टमेंटल रूल्स, जैसे कि ब्रीच ऑफ फंड ड्यूटी होने पर एप्रोप्रिएट सैंक्शंस में भी दे। ठीक है, सजा हो सकती है। किस प्रकार की सजा? जैसे उनकी प्रमोशन रोकी जाती है या उनका इंक्रीमेंट भी रोका जा सकता है। अगर कोई ऑफिसर स्ट्राइक में पार्ट लेता है, रैली में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। क्लियर? तो पब्लिक ऑफिसेस वालों के खिलाफ लीगली एनफोर्समेंट बनाया गया है फंड ड्यूटीज को। देन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। ठीक है, जो कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट के लिए बात करता है। और कहां बात करता है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में कि कोई इंटेंशनली अगर प्रिवेंट करता है किसी को नेशनल एंथम सिंग करने से या डिस्टर्ब करता है तो वो एक ऑफेंस है। ठीक है, या फिर शोर मचाता है, मेकिंग अ नॉइज व्हेन नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, तो ये भी एक ऑफेंस है। इसके ऊपर जो फेमस जजमेंट है वो है श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रॉय, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पास किया था किस चीज को लेकर कि मूवी से पहले नेशनल एंथम बजाया जाए, और दूसरा कंपल्सरी कर दिया फॉर ऑल व्यूअर्स टू स्टैंड, सिंग करना जरूरी नहीं है। क्लियर? बाद में बात हुई आर्टिकल 19(1) और 19(1)(g) के बीच के क्लैशेस के बारे में, और पहले करा चुका हूं आपको क्लास में। ओके, कई लोगों ने this case brought turmoil in the Indian society as many people supported this verdict as they found it to protect the honor. Other people who were not satisfied with the verdict. Okay, it was a landmark case in the Indian judicial system. How can one be compelled to stand during the national anthem without his will? Also, how can the patriotism of a person be judged by this? कुछ सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस तक ने इसमें डिसेंटिंग ओपिनियंस दिए। The Supreme Court clearly held that the fundamental duties are above fundamental rights. Here, there were many loopholes in the Supreme Court decision. जब ये बात उठी थी तब उन्होंने कहा देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए अगर ये जजमेंट बिल्कुल सही है, पर कई लूपहोल्स हैं इसमें। ठीक है जी। और अगला पॉल्यूशन को लेकर केस था MC मेहता। बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को लेके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई है अंडर द नेम ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और चलते आगे। अब टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बात हुई 51(a)(g) के बारे में। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना सीवेज जो डिस्चार्ज किया जा रहा है गंगा नदी के अंदर दिल्ली, तो उससे कानपुर की सिटी से ही हो रहा था। दिस केस इज अबाउट द सिटी ऑफ कानपुर। तो वहां की जो लोकल बॉडी थी, ठीक है,
municipal bodies and industries in Kanpur were the main reason for polluting the river. वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, ठीक है, और they were held liable because it is their responsibility to maintain and protect the environment. तो ये भी फंडल ड्यूटीज को देख के डिसाइड किया गया केस था, क्योंकि ये फंडल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हम एनवायरनमेंट की रक्षा करें, उसे प्रोटेक्ट करें। आप खुद पढ़ेंगे। ओके, अगला केस, एन एड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान की बातों को समझते हुए भी, समझने के लिए भी फंडल ड्यूटी की तरफ देखा जा सकता है। ओके, समझा चुका हूं। नेक्स्ट, फिर एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये बात होती है कि 33% रिजर्वेशन दिया जाना, 33% ऑफ सीट्स टू दोज हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। पोस्ट ग्रेजुएशन में 33% रिजर्वेशन उनको देना जिन्होंने एम्स से ही पढ़ाई कर रखी है। क्या ये सही है? ठीक है। The issue raised was whether AIIMS has the right to give such a reservation कि हम अपने बच्चों से 1/3 सीटें भरेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा unreasonable to reserve a seat for the college student itself and quash such acts। देखिए जी, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया जाता है। उन्होंने कहा जो बाहर से जो बच्चे आए हैं और जो हमारे अपने बच्चे हैं उनमें एक उन्होंने अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर दी। कहते हैं 1/3 सीटें तो हम अपने बच्चों से भरेंगे, 2/3 ठीक है बाहर वालों को आने देंगे। भाई मेरिट के बेस पे लो ना, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझ में आया? और आगे तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। इस फंडामेंटल ड्यूटी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एम्स का 33% सीट्स अपने बच्चों में रिजर्व करना इलीगल है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो आगे। देन अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002 सुप्रीम कोर्ट, ए वेरी फेमस केस। अब कहा गया जो बुक्स लगाई जा रही हैं सीबीएसई में, एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है, वो किसी धर्म को पढ़ा रही है, किसी को नहीं पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो गलत है, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मगर इसमें क्या कहा फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, it is the duty of the citizen to promote harmony and brotherhood among the people of a different religion। समझ में? तो दूसरे धर्मों को इज्जत तभी दोगे जब उसके बारे में पता होगा, ठीक है। And in order to achieve these universal values like truth, right conduct, love and peace, it should be the base of a education। वो पढ़ाया जाए। समझ में आया? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात। उन्होंने कहा 16 साल की उम्र हो जाने के बाद जो एक बैल होता है, बैल या बैवर, उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रह जाती, तो उनको काटने पर बैन लगाना साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। यानी बीफ बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस, ये वाला केस का नाम था। उन्होंने कहा काउ स्लॉटरिंग के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है। अमेंडमेंट्स मेड इन द बॉम्बे एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, क्योंकि ये गुजरात में भी एप्लीकेबल था, इसको चैलेंज किया गया। कंप्लीट बैन ऑन काउ स्लॉटर की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा 16 साल की उम्र हो जाने के बाद इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाता है उस जानवर से, तो काट देना चाहिए उसे। समझ में आया? लेकिन एपेक्स कोर्ट ने कहा नहीं, द इकोनॉमी ऑफ गुजरात इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अभी भी इन जानवरों की ग्रेट इंपॉर्टेंस है। बायोगैस पैदा तो हो, गोबर तो देंगे, दूध नहीं देगी गाय तो क्या हुआ, गोबर तो दे रही है, गोबर से गोबर गैस बना लो, समझ में, बिजली पैदा कर लो। इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स, और एनवायरमेंट के लिए भी जरूरी है। कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग बायोगैस,
ओके, तो ये 14-19 की वॉयलेशन नहीं है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जॉर्ज फिलिप एआईआर, कंपल्सरी रिटायरमेंट वाज चैलेंज्ड बाय द रिस्पोंडेंट। इसमें हुआ क्या था जॉर्ज फिलिप केस में? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था एक बंदा, 2 साल की लीव उसको ग्रांट की गई, ठीक है, किस लिए? पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री वो जा सकता है, टू कैरी आउट एडवांस्ड रिसर्च ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया। लेकिन कई रिमाइंडर्स के बाद भी ही ओवरस्टेड इन द फॉरेन कंट्री, तो उस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, no wages were decided to be given to him for those days which he was not able to attend the service। हायर ट्रेनिंग के लिए देश से बाहर ज्यादा टाइम रहा, जिसकी वजह से काम नहीं कर सका, तो क्या तनख्वाह नहीं मिलेगी? मिलेगी। हाई कोर्ट के फैसले को ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, एक तरफ तो हम 51A(J) की बात करते हैं, हर बंदे की ड्यूटी बनती है साइंटिफिक टेम्परामेंट, और खास करके पूरी मेहनत करे, पढ़ाई करे, मेहनत करे, तो उसके लिए पैसे ना देना गलत है, तो तनख्वाह मिलेगी। ओके, तो कंक्लूजन, यस फॉर ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे या मैं क्लास पे एंड कर दूं?